हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसलेशन रेगुलेशंस एंड इनहिबिटर्स। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेशन रेगुलेटर्स की, तो उसमें हमारा आता है इन यूकारियोट्स द यूकारियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G फैक्टर also interact with the poly A tail by binding with the poly A binding proteins। हमने बताया था कि हमारे जब यूकारियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन इनिशिएशन हो रही थी तो वहां पे हमारा एक फैक्टर होता था यूकारियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G। ठीक है, जो कि क्या करता था, जो एमआरएनए की जो हमारी 5 प्राइम कैपिंग होती थी उसके साथ जो हमारा यहाँ पे ई कॉम्प्लेक्स होता था या फिर हमारा ई फैक्टर होता था उसके साथ बाइंड करता था, और साथ ही जो हमारे यहाँ पे एमआरएनए होता है उसके साथ भी बाइंडिंग शो करता था। ठीक है, उसके अलावा जो ये हमारा यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर 4G होता है वो हमारा जो हमारे 5 प्राइम एंड है उसके साथ तो इंटरेक्शन शो करेगा ही। उसी के अलावा जो हमारे यहाँ पे पोली ए टेल रहते हैं ना, पोली एडोनाइलेशन वाले टेल, तो उसके ऊपर जो हमारे पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन्स रहते हैं जो कि इस पोली ए टेल को स्टेबलाइज करेंगे, तो उसके साथ भी ये हमारा जो जी फैक्टर होगा वो इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये जो इंटरेक्शन रहेगी वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट रहती है। This interaction held the mRNA in a circular configuration with the 5 prime and 3 prime end of the molecule in a close proximity। अब जो ये हमारा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारा mRNA हो गया, इस mRNA का हमारा जो 5 प्राइम एंड है उसके साथ हमारा जो ये यूकारियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G है वो इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, इसकी 5 प्राइम एंड हो गया। अब इसके अगर हम यहाँ पे इसको सर्कुलर मान के चलते हैं, जैसे कि ये हमारा सर्कुलर हो गया। ठीक है, तो जो इसके यहाँ पे 3 प्राइम एंड होता है ना, तो उसके साथ भी जो हमारा ये यूकारियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G होगा वो इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये एमआरएनए कुछ इस टाइप का होता है, अगर लिनियर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड हो गया, तो ये क्या करता है, जो हमारा यहाँ पे 4G होता है ना वो हमारा 5 प्राइम एंड के साथ तो इंटरेक्ट करेगा ही, यानी कि कैपिंग वाले एंजाइम के साथ तो इंटरेक्ट करेगा ही। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे 3 प्राइम एंड के ऊपर पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन्स होंगे उनके साथ भी इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा ये एमआरएनए होगा वो हमारा एक सर्कुलर शेप की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से जो हमारे दोनों एंड्स है, यानी कि जो हमारा 5 प्राइम एंड है और जो हमारा यहाँ पे 3 प्राइम एंड है एमआरएनए का, वो दोनों के दोनों एक दूसरे के क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, दिस इंटरेक्शन of eukaryotic initiation factor 4G and poly A binding proteins with the mRNA are maintained through the multiple round of translation which presumably enhances the translation reinitiation। अब इसका मतलब क्या है, अभी हमने बताया कि जो यहाँ पे हमारा यूकारियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G होता है वो क्या करता है, हमारा जो हमारी 5 प्राइम एंड है जहां से हमारी जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, यानी कि यहीं से जो स्कैनिंग प्रोसेस होगी वो यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि हमारी स्कैनिंग यानी कि जो हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो हमारी स्टार्ट भी हो रही है। ठीक है, और वो हमारी चलती चलती कहाँ तक जाएगी, जो हमारे यहाँ पे पोली ए टेल होती है वहां तक। हमने आपको बताया था कि जो हमारे यूकारियोटिक एमआरएनए होते हैं, यूकारियोटिक एमआरएनए होंगे उनके अंदर क्या होता है, हमारे भी मोनोसिस्टोनिक फॉर्म के होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा एक पर्टिकुलर एमआरएनए होगा वो हमारा एक सिंपल एक ही आरएन प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। ठीक है, जो हमारे प्रोकार्योट्स के अंदर होते थे वहां पे हमें पॉलीसिस्टोनिक देखने को मिलते थे, जिसके अंदर हमारा एक ही एमआरएनए के अंदर हमारे मल्टीपल प्रोटीन की सिंथेसिस होती थी। क्योंकि ये हमारा एक मोनोसिस्टोनिक है तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो एक एमआरएनए होगा वो हमारा एक पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। तो इसमें क्या है कि जहां पे हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो रही है यानी कि इनिशिएट हो रही है, और जहां पे हमारी जो प्रोसेस ट्रांसलेशन की वो एंड हो गया फिर टर्मिनेट होगी, तो वो दोनों के दोनों हमारे क्या हो गए, एक दूसरे की क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ गए। ठीक है, एक दूसरे के एडजेसेंट आ जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे प्रोसेस जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो हमारी खत्म होगी यानी कि टर्मिनेट होती है, तो वहीं से हमारी क्या हो जाएगी दोबारा से, यानी कि अभी यहाँ पे हमारा जो थर्ड प्राइम एंड है वहां से हमारी प्रोसेस टर्मिनेट हुई है। ठीक है, तो क्योंकि इसके क्लोज प्रोक्सिमिटी में हमारे पास यह क्या है, ये हमारा 5 प्राइम एंड हो गया, तो यहीं से हमारे जो फैक्टर्स होते हैं ना वो दोबारा से क्या कर लेंगे, यहीं से बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे राइबोसोम्स की बात करते थे तो राइबोसोम्स में हमारा क्या होता था, जो हमारी लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट होती थी वो जब हमारी प्रोसेस टर्मिनेट होती थी तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते थे, रिमूव हो जाते थे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक फैक्टर होता था यूकारियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1। ठीक है, और एक हमारा होता था यूकारियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या करते थे, ये हमारी ई साइड के ऊपर जाके बाइंड कर लेते थे जो हमारी स्मॉल सब यूनिट थी, तो इससे हमारे जो यहाँ पे लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट वे दोनों हमारे एक दूसरे से सेपरेट हो जाते थे। ठीक है, तो जैसे ही हमारे जो ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट है इन दोनों की यहाँ पे सेपरेशन होगी, तभी यहाँ पे क्या हो जाती है, जो हमारे ये फैक्टर्स है वो हमारे रिमूव हो जाएंगे और फर्दर हमारी दोबारा से जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो हमारी रीइनिशिएट हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे यूकारियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G और हमारे जो पोली ए बाइंडिंग प्रोटीन्स है उन दोनों के बीच की जो हमारी इंटरेक्शन होती है वो हमारे किसके अंदर हेल्प करेगी, वो हमारे ट्रांसलेशन रीइनिशिएशन प्रोसेस को इनहेंस करेगी। ठीक है,
ये हमारी क्या हो गई, यूकारियोटिक के हमारे जो ट्रांसलेशन रीनेशन हो रही है उसकी रेगुलेशन। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं बैक्टीरिया या फिर प्रोकारियोट्स के लिए। तो इनमें क्या होता है, इन बैक्टीरिया सम प्रोटीन बाइंड्स टू द mRNA नियर द राइबोसोमल बाइंडिंग साइट RBS which prevent the binding of small ribosomal subunit with the mRNA। हमने बैक्टीरिया के केस में आपको बताया था कि जो हमारे बैक्टीरियल या फिर हमारे जो प्रोकारियोटिक mRNA होते हैं उनके पास हमारी एक राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होती है। और जो ये हमारी राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होती है ये क्या करती है, जो हमारे स्मॉल सब यूनिट होती है राइबोसोम की उसके अंदर जो हमारा 60S RNA होता है उसके साथ इंटरेक्शन शो करेंगे। और उस इंटरेक्शन के थ्रू क्या होता है कि जो हमारे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी स्मॉल सब यूनिट हो गई, ठीक है, और ये हमारा mRNA हो जाता है। तो इसके पास क्या होता है, एक हमारी राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होगी जो कि जो हमारा स्मॉल सब यूनिट होती है उसके 60S RNA के साथ जाके इंटरेक्शन शो करेगी, ठीक है। और उस इंटरेक्शन के थ्रू क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे mRNA होगा वो हमारा स्मॉल सब यूनिट के साथ इंटरेक्ट या फिर एसोसिएट हो जाता है, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि जो हमारे प्रोकारियोट्स होते हैं उनके अंदर जो हमारा mRNA होता है ना वो हमारा tRNA से पहले जाके जो हमारी स्मॉल सब यूनिट है उसके साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा mRNA बाइंड हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर क्या रहता है कि जो हमारे यहाँ पे राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होती है उसके पास में ही जाके एक हमारा कोई प्रोटीन बाइंड कर लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी इनिशियली क्या थी, यहाँ पे हमारी प्रोटीन सिंथेसिस हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। यानी कि जो हमारा ये mRNA है ना, इसने जो प्रोटीन बनाया है वो हमारा कौन सा है, आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये जो हमारा आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन है ये क्या करता है, ये हमारा जो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई थी, ये हमारी स्टार्ट कोडोन है। तो इसी के जो हमारा पास में यानी कि इसके एडजेसेंट में क्या होगा, हमारा राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होगा, ठीक है। हमने बताया था कि 9 to 10 बेस पेयर या फिर बेसिस के आसपास में हमारा क्या रहता है, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होगी, ठीक है। तो ये हमारी जो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है उसके पास जाके हमारा जो आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन है वो यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। अब इस अटैचमेंट की वजह से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है वो कंप्लीटली एक्सपोज नहीं हो पाती। अगर ये एक्सपोज नहीं होगी तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे 60S RNA है राइबोसोमल के अंदर, तो उसके साथ ये इंटरेक्शन शो नहीं करेगा। और अगर ये इसके साथ इंटरेक्शन नहीं शो नहीं करेगा तो यानी कि जो हमारा mRNA है वो राइबोसोम के साथ जाके या फिर हमारी स्मॉल सेल यूनिट ऑफ राइबोसोम है उसके साथ जाके बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे कि जो हमारे बैक्टीरिया है उसके अंदर हमारे कुछ ऐसे रिप्रेसर जो हमारे प्रोटीन है ना, राइबोसोम आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन हम बोल रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेसर बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के हमारे और भी रिप्रेसर्स हो सकते हैं, हमने यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल लेके बात की आपके साथ। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे कुछ रिप्रेसर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारी जो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होगी उसके एडजेसेंट पे जाके, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये हमारे जो रिप्रेसर है ना वो हमारे कंप्लीटली यूं नहीं है कि हमारे राइबोसोमल बाइंडिंग साइट के साथ ही जाके यहाँ पे बाइंड होंगी, वो उसके एडजेसेंट में बाइंड हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि उनका जो हमारे प्रोटीन्स रहते हैं उनका शेप या फिर उनकी जो साइज रहता है वो इतना ज्यादा रहता है कि वो हमारे जो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है उसको कंप्लीटली मास्क कर लेंगे, ठीक है, यानी कि उसको कंप्लीटली कवर कर लेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होगी वो 60S RNA के साथ इंटरेक्शन शो नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा mRNA होगा वो राइबोसोम के ऊपर रिक्रूट नहीं हो पाता, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इनहिबिट द ट्रांसलेशन इनिशिएशन। और जो हमारा यहाँ पे राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होगा वो अभी क्या कर रहा है, हमारा जो 30S RNA है उसके साथ जाके इंटरेक्शन शो करेगा, जिसके बाद हमारी यहाँ पे इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होती थी, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है वो हमारा राइबोसोम के साथ इंटरेक्शन शो ही नहीं कर रहा, तो इसीलिए यहाँ पे हमारी जो इनिशिएशन प्रोसेस है, ट्रांसलेशन की इनिशिएशन प्रोसेस, वो हमारे यहाँ पे इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। इन सम केसेस mRNA बेस पेयर विद इटसेल्फ टू मास्क वन और मोर राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। अब ये क्या है, ये तो हमारे यहाँ पे कोई एक्सटर्नली आके यहाँ पे बाइंड हो रहा था, ठीक है, हमारा राइबोसोम आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन था, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर क्या रहता है कि जो हमारा mRNA होता है ना उसके अंदर जो हमारे बेस पे रहते हैं वो एक दूसरे के साथ ही एक इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिससे कि हमारे जो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है वो हमारी एक्सपोज नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे mRNA है, ये क्या करता है, जैसे कि ये हमारा mRNA की स्ट्रक्चर हो जाती है तो ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे बेस पेयरिंग शो कर लेंगे। और बेस पेयरिंग से क्या होगा, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे क्या था, स्टॉप कोडॉन था, ठीक है। तो हमारी जो यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस चलनी चाहिए थी तो वो हमारी यहाँ तक तो चल जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पे हमारा स्टॉप कोडॉन नहीं है क्योंकि वो हमारा एक्सपोज ही नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है जो कि हमारे सेकंड जीन के लिए है वो भी यहाँ पे एक्सपोज नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होनी चाहिए वो हमारे यहाँ पे नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा जो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है वो हमारा जो हमारा स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है उसके साथ बाइंड होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो हमारा एक्सपोज ही नहीं हो रहा तो इसीलिए इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस जीन के लिए, जैसे कि हमारा ये फर्स्ट जीन हो गया, अगर यहाँ ये हमारा सेकंड वाला जीन है, अगर हमें सेकंड जीन की यहाँ पे एक्सप्रेशन करवानी हो तो उसके अंदर क्या रहता है, हमें पहले जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे जो कोडोन है ना, जो हमारा फर्स्ट जीन है पहले उसकी एक्सप्रेशन करवानी रहती है,
जैसे ही इसकी एक्सप्रेशन यहाँ पे होगी तो ये हमारी जो यहाँ पे बेस पेयरिंग होगी वो हमारी यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक की वजह से जो हमारा यहाँ पे राइबोसोमल बाइंडिंग साइट 2 होगा वो हमारा एक्सपोज हो जाएगा, और वो स्मॉल या राइबोसोमल के साथ ताकि बाइंड हो जाएगा। ठीक है, जिससे हमारे जो सेकंड यहाँ पे जीन रहेगा उसके लिए भी हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद एक हमारा यहाँ पे केस आता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस एस्टेब्लिशमेंट इन ड्रोसोफिला मेनोगेस्टर एम्ब्रियो। जो हमारे ड्रोसोफिला रहते हैं ना उनके अंदर हमारी जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की एस्टेब्लिशमेंट रहती है वो भी हमारी एक ट्रांसलेशन की रेगुलेशन प्रोसेस के अंदर आता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा एक ओस्कर प्रोटीन रहता है जो कि हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, इन डिफाइनिंग एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इन ड्रोसोफिला एम्ब्रियो। जो ड्रोसोफिला एम्ब्रियो रहेंगे उनके अंदर हमारी जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होगी उसकी डिटर्मिनेशन के अंदर हमारा एक ओस्कर प्रोटीन होगा जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये क्या होता है, ओस्कर हमारा नहीं सिंथेसाइज्ड बाय द अटैच्ड नर्व सेल of the ovary of the mother fly and deposit into the anterior of the oocyte before fertilization। जो हमारे यहाँ पे ओस्कर एमआरएनए रहते हैं ना वो हमारे किसकी सिंथेसिस होते हैं, वो हमारे नर्व सेल से सिंथेसाइज होंगे। ठीक है, और ये हमारे कहाँ पे मिलते हैं, जो हमारे मदर फ्लाई रहेगी ना उनकी ओवरी के अंदर। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, ये जो हमारे यहाँ पे ओस्कर एमआरएनए बने हैं वो हमारे कहाँ पे डिपोजिट होते हैं, वो हमारे एंटीरियर एंड के ऊपर होंगे। ठीक है, उस साइड, यानी कि अभी तक यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, और जो हमारी ओवरी है ना यहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारे ड्रोसोफिला की जो हमारी फीमेल होगी उनके अंदर जो ओवरी रहेगी उसके विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही जो यहाँ पे ओस्कर प्रोटीन्स रहेंगे या फिर जो हमारे ओस्कर एमआरएनए रहते हैं वो कहाँ पे मिलेंगे हमें, वो हमें एंटीरियर साइड पे मिलते हैं। ओस्कर एमआरएनए इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द पोस्टीरियर रीजन ऑफ oocyte। अब ये जो हमारे यहाँ पे ओस्कर एमआरएनए बने हैं ना वो हमारे बनते तो कहाँ पे है, एंटीरियर पे। ठीक है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हो जाते हैं, पोस्टीरियर रीजन के अंदर। ठीक है, Oscar mRNA is not translated in the posterior region as it moves from anterior to the posterior region of the oocyte। अब हमने क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे ओस्कर एमआरएनए रहते हैं वो हमारे कहाँ पे एक्सप्रेस होंगे, एंटीरियर साइड पे। ठीक है, जहाँ पे हमारे जो ओस्कर प्रोटीन है उनकी सिंथेसिस हो जाएगी, और उनकी सिंथेसिस के बाद क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एंटीरियर साइड में ओस्कर प्रोटीन बने हैं वो हमारे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं पोस्टेरियर रीजन में। ठीक है, और अगर हम पोस्टेरियर रीजन की बात करें तो वहां पे हमारे कोई भी ओस्कर प्रोटीन की सिंथेसाइज नहीं हो रहा। वहां पे जो हमारे ओस्कर प्रोटीन हमें मिल रहे हैं ना वो हमारे कहाँ से मिल रहे हैं, वे हमें एंटीरियर साइड से जो ट्रांसपोर्ट होके आए हैं वही ओस्कर प्रोटीन हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे पोस्टेरियर रीजन रहता है उसके अंदर हमारे जो ओस्कर प्रोटीन होगा उनकी सिंथेसिस क्यों नहीं होती, या फिर हमारा जो ओस्कर एमआरएनए होगा उसकी यहाँ पे एक्सप्रेशन क्यों नहीं हो पाती। एक्शन ऑफ 4 EBP कॉल्ड कप इज क्रिटिकली टू स्पेसिफिकली रिप्रेसिंग ट्रांसलेशन ऑफ ओस्कर एमआरएनए। जो हमारे यहाँ पे बता रहे हैं ना कि जो हमारा पोस्टेरियर रीजन रहता है उसके अंदर वहां पे कोई भी हमारे ओस्कर एमआरएनए की एक्सप्रेशन नहीं हो पाती, तो वो किसकी वजह से नहीं हो पाती, 4 EBP की वजह से। ठीक है, और उसी के पास हमारा एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं कप। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रहता है, द ओस्कर एमआरएनए कंटेन सेवरल सीक्वेंस इन द 3' UTR which binds to the protein called Bruno। अब जो हमारे यहाँ पे ओस्कर एमआरएनए रहता है ना, जैसे कि ये हमारा ओस्कर एमआरएनए हो गया, तो इसके पास क्या होता है, हमारे 3 UTR, यानी कि जो हमारा यहाँ पे 3' एंड के ऊपर जो हमारा पोर्शन रहता है उसके पास क्या होता है, हमारे कुछ प्रोटीन्स रहते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रूनो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या हो गया, यहाँ पे ब्रूनो हो गए। ठीक है, अब ये जो हमारे ब्रूनो होते हैं ना वो क्या करते हैं, ब्रूनो इन टर्न बाइंड्स टू द कप। ये हमारे क्या करेंगे, कप के साथ बाइंड होंगे। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे कप हो जाते हैं। ठीक है, और ये हमने बताया था ना कि कप हमारे क्या होते हैं, ये हमारे 4 EBP डोपेन के कंपोनेंट रहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ब्रूनो इन टर्न बाइंड्स टू द कप रिक्रूटिंग 4 EBP टू द ओस्कर एमआरएनए। और ये हमारे क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पे कप आए हैं ना उसके पास हमारा एक 4 EBP का डोमेन रहेगा। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे 4 EBP का डोमेन रहता है ना, अब क्योंकि हमारे जो ब्रूनो थे, ब्रूनो के साथ हमारे क्या अटैच हो गया, कप हो गया, और कप के पास हमारा क्या रीजन होता है, 4 EBP डोमेन होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि हमारे जो यहाँ पे 4 EBP डोमेन है या फिर जो हमारा कप है वो हमारे जो एमआरएनए है उसके साथ जाके बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, इनकी बाइंडिंग से क्या होता है, ऑन बाइंडिंग ओस्कर एमआरएनए कप आउट कम्पीट यूकारियोटिक इनिशिएटिव फैक्टर 4G for binding with the eukaryotic initiative factor 4E, thus inhibiting translation of the mRNA। अब हमने जैसे आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे 5' एंड होता है, 5' एंड के ऊपर जो हमारे यहाँ पे कैपिंग होती है, तो कैपिंग के साथ जो हमारा यूकारियोटिक इनिशिएटिव फैक्टर 4E रहता है वो हमारा जाके बाइंड करता है। ठीक है, और फर्दर क्या करता है, जो हमारे यहाँ पे 4E होगा ना वो हमारे यूकारियोटिक इनिशिएटिव फैक्टर 4G इसको रिक्रूट करेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, जो हमारे यहाँ पे 5' एंड था, सॉरी जो हमारे यहाँ पे 3' एंड था, वहां पे हमारे ब्रूनो थे और ब्रूनो ने क्या किया, कप के साथ अटैचमेंट शो कर ली। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हमारा 4 EBP डोमेन रहता है वो क्या करता है, जो हमारे यहाँ पे
फोर ई होगा उसके साथ जाके बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे ओरिजिनली क्या होना चाहिए था, जो हमारे यहाँ पे 4G फैक्टर रहते थे वो हमारे 4E के साथ बाइंड होने चाहिए थे, जैसे कि हमने पीछे भी आपको दिखाया था ना एक डायग्राम, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो हमारा यहाँ पे ई फैक्टर है ना वो हमारा 5 प्राइम के साथ एंड है, ठीक है, जो हमारी कैपिंग रहती है उसके साथ बाइंड होता है। हमारा यहाँ पे जी फैक्टर होता है वो क्या करता है, वो हमारा ई फैक्टर के साथ भी बाइंडिंग शो करेगा और एमआरएनए के साथ भी करेगा, ठीक है। और फर्दर यहाँ पे उसी से हमारी क्या होती है प्रोसेस स्टार्ट होती थी, ठीक है, जो हमारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती थी। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे ब्रूनो के साथ हमारे जो यहाँ पे 4EBP डोमेन होता है वो क्या करेगा, वो हमारे जो यहाँ पे 4G है ना उसको आउट कम्पीट कर देगा, ठीक है, यानी कि इसकी जगह पे खुद जाके 4E के साथ इंटरेक्शन शो करेगा। और अब क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 4G है वही हमारा बाइंड नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो हमारी इनहिबिट हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती। तो इसीलिए हमारा जो पोस्टीरियर रीजन रहता है ड्रोसोफिला का उसके अंदर हमें ऑस्कर प्रोटीन देखने को नहीं मिलते, ठीक है। उसके अलावा हमारा एक और यहाँ पे टाइप आता है रेगुलेशन का, वो होता है हमारा कंट्रोल ऑफ फेरेटिन ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमें ना दो टाइप के प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, एक हमारा यहाँ पे होता है फेरेटिन और एक होता है यहाँ पे हमारा ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, ठीक है। अभी देखते हैं हम इसके बारे में हमारे क्या आते हैं ये। Regulating iron level in the human body is critical because it is used as a cofactor for different proteins such as oxygen transport protein, hemoglobin and myoglobin। जो आयरन रहते हैं ना वो हमारे क्या रहते हैं, उनकी जो लेवल रहेगी वो हमारी मेंटेन करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वो हमारे डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर एक कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे हीमोग्लोबिन की बात करें या फिर मायोग्लोबिन की, तो वो हमारे उसके अंदर जो हमारे कोफैक्टर मिलते हैं वो हमारा कौन सा होता है, आयरन। The addition of iron to the cell decrease the stability of mRNA that encode the receptor protein। अब अगर हमारे किस केस के अंदर हमारा यहाँ पे आयरन ऐड हो जाता है या फिर हमारे आयरन की यहाँ पे इनगल्फिंग हो जाती है, ठीक है, यानी कि कोई सेल है और उसने क्या किया आयरन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो उससे क्या होता है, वो जो हमारा आयरन होगा ना वो हमारे एमआरएनए की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। और वो हमारा कौन सा एमआरएनए रहता है, वो आरएनए जो कि हमारे रिसेप्टर प्रोटीन को इनकोड करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे हमने बताया ना कि ये हमारे क्या है रिसेप्टर्स है, ठीक है, और ये हमारे क्या हो गए फेरेटिन हो गए। अब क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे फेरेटिन रहता है ना वहां पे हमारे क्या मिलता है कि हमें आयरन रिसेप्टर एलिमेंट मिलता है, ठीक है। जो हमारा ये आयरन रिसेप्टर एलिमेंट होता है वो क्या करता है, वो यहाँ पे हमारा एक आयरन रिसेप्टर प्रोटीन होगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारा जो एलिमेंट है ना वो हमारा क्या हो गया आयरन रिसेप्टर एलिमेंट, ठीक है। और ये जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन है, ठीक है, जो कि हमारा साइटोसोलिक एकोनिटेज होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा होता है आयरन रिसेप्टर प्रोटीन। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे जो प्रोटीन्स होंगे वो हमारे एलिमेंट के साथ जाके बाइंड होते हैं। नॉर्मली अगर हम यहाँ पे प्रोसेस के अंदर देखें तो ये हमारे यहाँ पे जो साइटोसोलिक एकोनिटेज है वो क्या करते हैं, ये जो हमारे यहाँ पे साइट रहेगी, ठीक है, आयरन रिसेप्टर एलिमेंट की, उसके साथ जाके यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं और उस बाइंडिंग से क्या करेंगे, ये जो हमारी यहाँ पे एक्सप्रेशन होनी है उसको रिप्रेस कर देंगे, ठीक है। और उस रिप्रेशन की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो एमआरएनए बनना चाहिए था या फिर जो उसकी हमारी एक्सप्रेशन होनी चाहिए थी उसकी एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होना चाहिए था फेरेटिन वो हमारा यहाँ पे नहीं बनता, ठीक है। ये तो हमारा कब केस है, जब हमारे यहाँ पे आयरन स्टार्वेशन है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे आयरन है उसकी डेफिशिएंसी है। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो आयरन की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से यहाँ पे फेरेटिन की तो सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। और उस फेरेटिन की सिंथेसिस को यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे ट्रांसफरेंट रिसेप्टर मिलते हैं। और ये हमारे जो रिसेप्टर होते हैं ना वो क्या करेंगे, ये हमारे आयरन को रिसेप्ट करेंगे, यानी कि उसको इनगल्फ करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि हमारे जो ये रिसेप्टर है वो हमारे आयरन को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो यानी कि इनकी एक्सप्रेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारा यहाँ पे जो साइटोसोलिक एकोनिटेज होता है वो क्या करता है, एक यहाँ पे हमारे जो आयरन रिसेप्टर एलिमेंट थे उसको या तो बाइंड करेंगे ही, उसके अलावा यहाँ पे हमारे क्या होते हैं एक और साइट रहेगी जिसको हम यहाँ पे कहते हैं एंडोन्यूक्लियोटिक क्लीवेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे साइटोसोलिक एकोनिटेज होते हैं वो हमारे इसके ऊपर भी कवर हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारी एंडोन्यूक्लियोटिक क्लीवेज होनी चाहिए थी वो हमारी नहीं हो पाती, ठीक है। और ये यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्लीवेज नहीं हो रही है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो हमारा एमआरएनए बनेगा वो हमारा कैसे बनेगा, एक स्टेबल और ट्रांसलेटेड हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे क्या है रिसेप्टर के लिए प्रोटीन्स थे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारे प्रोटीन्स है ना, जो यानी कि हमारे यहाँ पे रिसेप्टर्स है वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। और उस प्रेजेंट अगर हमारे ये रहते हैं तो ये क्या करेंगे, जो आयरन होगा उनको एब्जॉर्बेंस के अंदर हेल्प करेंगे, ठीक है। ये हमारा केस हो जाता है आयरन स्टार्वेशन का। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो आयरन है उसके यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट है, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे हमें और ज्यादा आयरन एब्जॉर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, यानी कि जो हमारे यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे, जो रिसेप्टर हमारे आयरन की यहाँ पे इनगल्फिंग या फिर उनकी अब्जॉर्बेंस के अंदर हमारी हेल्प कर रहे थे सेल के अंदर,
तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए, यानी कि उनके यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन या फिर उनकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो वो किस तरीके से होता है, जो हमारा यहाँ पे साइटोसोलिक एकोनिटेज होता है उसके पास हमारी एक आयरन बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा साइटोसोलिक एकोनिटेज है उसके साथ जाके हमारे जो आयरन मोलिक्यूल है वो यहाँ पे बाइंड हो गया, सॉरी आयरन जो हमारा एटम रहेगा वो यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा जो यहाँ पे आयरन रहता है वो यहाँ पे एकोनिटेज के साथ जाके बाइंड करेगा, तो जो हमारा ये पहले आयरन रिसेप्टर एलिमेंट था उसके साथ जाके जो ये बाइंड कर रहा था, तो अब ये इसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, और इसके साथ अगर ये बाइंड नहीं हो पा रहा है तो यानी कि ये यहाँ पे जो एक्सप्रेशन को पहले रिप्रेस कर रहा था वो रिप्रेस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फेरेटिन की सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे केस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे एंडोन्यूक्लियस साइट होती थी, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे एंडोन्यूक्लियर क्लीवेज साइट होती थी, तो ये भी हमारे यहाँ पे जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंडोन्यूक्लियर क्लीवेज हो जाएगी। जो भी हमारा यहाँ पे प्रोटीन या फिर जो हमारा एमआरएनए की सिंथेसिस हो रही है वो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, एंडोन्यूक्लियर क्लीवेज की तरह यहाँ पे हमारा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर उसके अंदर यहाँ पे क्लीवेज आ जाएगा। ठीक है, और उस क्लीवेज की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर बनेंगे वो हमारे एक्टिव फॉर्म में नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, उनकी क्लीवेज हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारे रिसेप्टर्स होंगे वे हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि जो हमारा आयरन होगा उसकी यहाँ पे फर्दर और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि सेल के अंदर ऑलरेडी जो हमारे आयरन है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। दिस रिसेप्टर बाइंड्स टू द आयरन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन ट्रांसफेरिन एंड देयर डिक्रीज स्टेबिलिटी कॉजेज द लेस ऑफ रिसेप्टर टू बी मेड। अब इसके अंदर क्या रहता है, अभी हमने जैसे बताया कि हमारे जो आयरन रहते हैं वो हमारे क्या करते हैं, एमआरएनए की जो हमारी स्टेबिलिटी होगी उसको डिक्रीज करेंगे। ठीक है, और वो हमारे कौन से आयरन एमआरएनए थे, जो कि हमारे रिसेप्टर प्रोटीन को इनकोड कर रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे किसके साथ बाइंड होते हैं, आयरन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन ट्रांसफेरिन। जो हमारे यहाँ पे ट्रांसफेरिन थे ना वो हमारे क्या काम आ रहे थे, वो हमारे जो आयरन थे उनके ट्रांसपोर्ट के अंदर काम आ रहे थे। ठीक है, एंड देयर डिक्रीज स्टेबिलिटी कॉजेज द लेस ऑफ रिसेप्टर टू बी मेड। और क्योंकि हमारा यहाँ पे एमआरएनए की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारे जो रिसेप्टर्स होंगे वो हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो पाते। दिस इफेक्ट इज मीडिएटेड बाय द आरएन सेंसिटिव आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन एकोनिटेज व्हिच बाइंड्स टू द 3' यूटीआर of the transferrin receptor mRNA and increase receptor production by blocking the endonucleotic cleavage of the mRNA। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे ये जो इफेक्ट हो रहा था तो उसके अंदर क्या रहता है कि हमारे जो एक्टिविटीज होंगे वो हमारे 3' के ऊपर जाके बाइंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ट्रांसफरेंट रिसेप्टर थे उनकी यहाँ पे सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी एंडोन्यूक्लियर क्लीवेज थी वो हमारी यहाँ पे नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसको क्या हो जाएगी, यहाँ पे ब्लॉकिंग हो जाती है। ऑन द एडिशन ऑफ आयरन एकोनिटेज इज रिलीज्ड फ्रॉम एमआरएनए। अब क्या होता है कि जैसे हमारा यहाँ पे आयरन की सिंथेसिस या फिर हमारा जो आयरन होगा वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा, जो हमारा एकोनिटेज है वो हमारा एमआरएनए से यहाँ पे उसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा, यानी कि वहां से वो रिलीज हो जाएगा, और उसकी रिलीजन से क्या होगा, जो हमारी यहाँ पे क्लीवेज साइट होगी वो एक्सपोज हो जाएगी, और उससे क्या होता है कि देयर बाय डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए। और यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर की सिंथेसिस हो रही थी, यानी कि पहले ये क्या कर रहा था, इसको ब्लॉक कर रहा था। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारे जो एंडोन्यूक्लियोटिक एक्टिविटी क्लीवेज साइट होगी ये यहाँ पे हमारी एक्सप्रेस हो जाएगी, और एक्सप्रेस की वजह से जो हमारा यहाँ पे ट्रांसफेरिन है वो हमारे यहाँ पे क्लीवेज होएगा, और क्लीव होने की वजह से यहाँ पे ये हमारा एक्टिव फॉर्म में नहीं बन पाएगा। अब उसके अलावा हमने जैसे कि आपको पहले बताया था कि हमारे जो अमीनो एसिड रहते हैं वो हमारे नॉर्मली कितने टाइप के होते हैं, 20 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन उनके अलावा हमारे यहाँ पे 2 और टाइप होते हैं अमीनो एसिड के, एक हमारा यहाँ पे होता है सोलेनोसिस्टीन और एक हमारा यहाँ पे होता है पायरोलाइसिन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पहले बात करते हैं सोलेनोसिस्टीन की, तो इसके अंदर क्या है, ये हमारा 21st अमीनो एसिड है, और इसके लिए हमारा जो जेनेटिक कोडोन रहेगा ना वो हमारा क्या होता है, यूजीए। वैसे नॉर्मली हमारा यूजीए किस में था, एक स्टॉप कोडोन था, लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो हमारा यहाँ पे यूजी होता है वो हमारा सोलेनोसिस्टीन को भी कोड करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात करते हैं सोलेनोसिस्टीन की, तो वो हमारा किस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर हमारा इंसर्ट होता है, उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा टीआरएनए है, और ये हमारा जो टीआरएनए है वो हमारा स्पेसिफिक केस का है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा किसके साथ बाइंड होगा, ये हमारा सोलेनोसिस्टीन के साथ जाके बाइंड होगा। जो हमारा टीआरएनए होता है ना वो हमारा पहले जाके बाइंड करता है सेरीन के साथ। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सीरिन, सीरिन एक हमारा अमीनो एसिड है ना, तो उसके साथ जाके जो हमारा यहाँ पे टीआरएनए होगा वो बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा जो सोलेनोसिस्टीन के ये हमारा जो टीआरएनए होता है उसके लिए हमारा कौन सा यहाँ पे एंजाइम जरूरी होता है, वो हमारा होगा सोलेनोसिस्टीन सी। ठीक है, अब क्या होता है, ये हमारा जो टीआरएनए है वो हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है किसके साथ, सीरिन के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा यहाँ पे टीआरएनए था, ठीक है, जो हमारा किसके साथ बाइंड हो सकता था,
वो हमारा सीरीन के साथ भी हो सकता था और सोलेनोसिस्टीन के साथ भी। सोलेनोसिस्टीन को हम SCC से लिखते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारा दोनों के साथ बाइंड हो सकता था। तो इसने पहले यहाँ पे बाइंडिंग किसके साथ शो की है, सीरीन के साथ, और वो भी किसके प्रेजेंस में, सिराइल टीआरएनए सिंथेटेज की प्रेजेंस में, ठीक है। अब फर्दर उसके बाद क्या होता है, इसी के साइमल्टेनियसली हमारी यहाँ पे एक और प्रोसेस चलती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा सेलेनियम होता है वो हमारा सेलेनियम फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एक एटीपी के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो एंजाइम काम आएगा वो हमारा कौन सा होता है, SPS, यानी कि सेलेनियम फॉस्फेट सिंथेटेज, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सिंथेसाइज हो गया। अब क्या होता है, सेल ए की प्रेजेंस में जो हमारा यहाँ पे जो सीरीन था वो हमारा अब किससे डिस्प्लेस हो जाता है, वो हो जाता है हमारा सोलेनोसिस्टीन से, ठीक है। अब ये हमारा किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सेल ए की प्रेजेंस में, ठीक है। और ये हमारा जो अब टीआरएनए है, टीआरएनए के पास हमारा क्या हो गया, सोलेनोसिस्टीन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जो टीआरएनए होगा वो हमारा अब जो हमारी प्रोसेस चल रही है ट्रांसलेशन, उसके अंदर यहाँ पे हमारा राइबोसोम के अंदर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और जब ये अटैच होगा तो उसके बाद हमारा यहाँ पे जो टीआरएनए होगा वो तो हमारा यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जेनेटिक कोडोन हमारा किसके लिए है, UGA के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसके साथ जाके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। और बाइंड होने के बाद यहाँ पे हमारा जो टीआरएनए होगा वो तो हमारा यहाँ से रिमूव हो जाता है। और रिमूवल के बाद जो हमारा यहाँ पे सोलेनोसिस्टीन होगा वो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे ये चीज याद रख सकते हो, जो हमारा सोलेनोसिस्टीन है उसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो हमारा किससे ज्यादा मैच करता है, सिस्टीन के साथ। लेकिन अगर यहाँ पे हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन के अंदर जो हमारा टीआरएनए होगा वो हमारा पहले किसके साथ बाइंड होगा, सीरीन के साथ। तो ये चीज आपको याद में रखनी है कि सोलेनोसिस्टीन के लिए जो हमारा टीआरएनए होगा वो हमारा पहले सीरीन के साथ बाइंड होगा और वो हमारा डिस्प्लेस होकर किससे साथ बाइंड हो जाता है, सोलेनोसिस्टीन के साथ, ठीक है। ये तो हमारी यहाँ पे बात हो जाती है सोलेनोसिस्टीन की। उसके अलावा हमारा एक और यहाँ पे हमने अमीनो एसिड बताया आपको, वो हमारा होता है यहाँ पे पायरोलाइसिन। ये हमारा क्या है, ये हमारा 22nd अमीनो एसिड होता है और इसके लिए जो हमारा कोड रहेगा वो हमारा क्या होता है, UAG, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, एक स्टॉप कोडोन ही है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर ये हमारा किसको कोड करता है, पायरोलाइसिन को, ठीक है। जहाँ पे हमने आपको स्ट्रक्चर भी बताई है, जो हमारी सिस्टीन की स्ट्रक्चर होती है ना वो हमारी कुछ इस टाइप की हो गई। और अगर हम सोलेनोसिस्टीन की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टीन था ना उसके अंदर हमारा जो यहाँ पे सल्फर था वो हमारा किससे रिप्लेस हो जाता है, सेलेनियम से, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सोलेनोसिस्टीन, ठीक है। तो यानी कि जो इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर रहती है वो हमारा किसके साथ मैच करती है, सिस्टीन के साथ। लेकिन अगर हम टीआरएनए की बात करते हैं तो वो हमारा किसके साथ रहेगा पहले बाइंड, वो हमारा सीरीन के साथ होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पायरोलाइसिन की बात करते हैं तो पायरोलाइसिन के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये हमारा टीआरएनए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोड देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ना कोड क्या होगा, UAG होगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा यहाँ पे टीआरएनए बाइंड होगा उसके हमारे एंटीकोडोन में क्या मिलेंगे, यू के अपोजिट में क्या मिलेगा, यहाँ पे ए मिलेगा, ए के अपोजिट यहाँ पे यू मिलेगा और जी के अपोजिट यहाँ पे हमें सी मिलेगा, ठीक है। और ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होगी, ये हमारी हो जाती है 3' to 5'। अगर मैं यहाँ पे एंटी कोडोन की बात करता हूँ, अगर मैं कोडोन की बात कर दूंगा तो कोडोन के अंदर क्या होगा, हमारा UAG मिलेगा हमें और 5' to 3' डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये ध्यान में रख सकते हो कि ये हमारी ना जो mRNA की यहाँ पे डायरेक्शन है वो हमारी इस तरफ से 5' है। तो यानी कि आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा क्या होगा, GAU है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको 5' साइड से रीड करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, UAG, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे टीआरएनए होता है वो हमारा किसके साथ पहले बाइंड होगा, लाइसिन के साथ, ठीक है। लाइसिन से बाइंड होने के बाद ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा टीआरएनए है वो लाइसिन के साथ अटैच हो गया, ठीक है। और ये हमारा किसकी प्रेजेंस में होता है, पायरोलाइसिन S की प्रेजेंस में। फर्दर क्या होता है, ये जो हमारा यहाँ पे टीआरएनए है जो कि हमारा लाइसिन के साथ अटैच है वो हमारे डिफरेंट एंजाइम, जैसे ये हमारा पायरोलाइसिन B, पायरोसी, पायरोलाइसिन D, इनकी प्रेजेंस में ये हमारा जो लाइसिन था वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पायरोलाइसिन के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा टीआरएनए है वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, पायरोलाइसिन के अंदर, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे टीआरएनए है उसके साथ अब जो हमारा अमीनो एसिड रहेगा वो हमारा पायरोलाइसिन हो जाता है। और ये हमारा जो पायरोलाइसिन होगा वो हमारा इलोंगेशन फैक्टर के थ्रू वो हमारा जो राइबोसोमल यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रही है उसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और इंसर्ट के बाद जो हमारी यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन होगी उसके अंदर हमारा यहाँ पे जो पायरोलाइसिन होगा वो हमें एक अमीनो एसिड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो टीआरएनए होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारा यहाँ पे जो अमीनो एसिड होगा वो यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोटीन कंटेनिंग UAG इनकोडेड पायरोलाइसिस, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन होगा उसके अंदर हमारा यहाँ पे पायरोलाइसिस हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसलेशन इनहिबिटर्स की, यानी कि वे हमारे मॉलिक्यूल या फिर हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड जो कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे। उसके अंदर हमारा फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल आता है टेट्रासाइक्लिन। ये हमारा क्या करता है, ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जाके प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे, यानी कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे। और ये हमारे कहाँ पे जाके बाइंड करते हैं, जो 30S राइबोसोमल साइट होती है उसकी A साइट के ऊपर,
ठीक है। अब ए साइट हमारी किसके लिए काम आती थी, वो हमारी आती थी अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए बाइंडिंग के लिए, ठीक है। यानी कि जो हमारा न्यू टीआरएनए आएगा उसको यहाँ पे ए साइट के ऊपर जाके बाइंड करते थे। अब जो हमारे यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन होते हैं वो क्या करते हैं, इनहिबिट अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए बाइंडिंग टू ए साइट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है हाइग्रोमाइसिन बी। ये हमारे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों के अंदर हमारी इनहिबिशन करेंगे। अगर हम यहाँ पे इसकी बाइंडिंग साइट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट के अंदर जो हमारे यहाँ पे 30s राइबोसोमल साइट होती है उसकी ए साइट के ऊपर जाके बाइंड करेंगे, ठीक है। और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट ट्रांसलोकेशन ऑफ ए साइट टीआरएनए टू पी साइट। और जो हमारे यहाँ पे ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होती थी, जो हमारे ए साइट का टीआरएनए है वो हमारा मूव करके पी साइट के ऊपर जाता था, तो उस प्रोसेस को या फिर उस ट्रांसलोकेशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल आता है पैरोमाइसिन। ये हमारा क्या करता है, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोसेस को इनहिबिट करेगा। और ये हमारा ए साइट के ऊपर जो कोडोन और एंटी कोडोन की इंटरेक्शन हो रही है जो कि हमारे 30s राइबोसोमल साइट के अंदर होती है, उसके जाके यहाँ पे क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, ठीक है, या फिर उसको जाके अफेक्ट करेंगे। अब क्योंकि हमारी जो कोडोन और एंटी कोडोन की इंटरेक्शन थी वो हमारी एरर रेट या फिर जो हमारी प्रूफ रीडिंग की तरह काम कर रही थी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इनकी जो कोडोन और एंटी कोडोन की इंटरेक्शन है वही हमारी यहाँ पे इफेक्ट हो रही है, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज एरर रेट बाय डिक्रीजिंग सेलेक्टिविटी ऑफ कोडोन एंटी कोडोन पेयरिंग। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे एग्जांपल आता है क्लोरमफेनिकोल। ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे। और ये क्या करते हैं, पेप्टाइड ट्रांसफरेज सेंटर और 50s सब यूनिट, ये हमारे कहाँ पे जाके बाइंड करेंगे, पेप्टाइड ट्रांसफरेज सेंटर के अंदर, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ब्लॉक करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ ए साइट अमीनो एसिड टीआरएनए फॉर पेप्टाइड ट्रांसफरेज रिएक्शन। और यहाँ पे जो हमारी पेप्टाइड ट्रांसफरेज रिएक्शन होगी उसको जाके ये इनहिबिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे एग्जांपल आता है एरिथ्रोमाइसिन। ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फंक्शनल होंगे, यानी कि वहां पे जाके क्या करेंगे, ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे। और ये हमारा कहाँ पे जाके बाइंड होता है, पेप्टाइड एग्जिट टनल ऑफ 50s। अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कहाँ पे जाके बाइंड हो रहा है, एग्जिट टनल के ऊपर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा ब्लॉक करेगा, ब्लॉक एग्जिट ऑफ ग्रोइंग पेप्टाइड चेन फ्रॉम राइबोसोम। जो हमारे यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी एग्जिट जब होनी चाहिए थी, तो वो हमारे यहाँ पे क्या कर लेता है, एग्जिट साइट के ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा और उसको यहाँ पे इनहिबिट करेगा। तो यहाँ पे जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी एग्जिट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे कंपाउंड आता है फ्यूजिटिक एसिड। ये क्या होता है, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोसेस को इनहिबिट करेगा। और ये हमारा इलोंगेशन फैक्टर जी को इनहिबिट करता है, ठीक है। प्रिवेंट रिलीज ऑफ इलोंगेशन फैक्टर जी जीटीपी फ्रॉम राइबोसोम। जो हमारे यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर जी होता था ना, वो हमारा जब जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में हो जाता था वो वहां से यानी कि राइबोसोम से रिलीज हो जाता था। लेकिन जो हमारा फ्यूजिटिक एसिड होता है वो उसको रिमूव नहीं होने देता, ठीक है, या फिर रिलीज नहीं होने देता। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है थायोस्ट्रेप्टोन। ये हमारा क्या करता है, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोसेस को इनहिबिट करेगा। और वहां पे ये क्या करता है, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर जो होता है उस जो हमारे 50s राइबोसोमल साइट के अंदर होता है उसको यहाँ पे जाके इनहिबिट करता है, ठीक है। इंटरफेयर विद द एसोसिएशन ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इलोंगेशन फैक्टर जी विद द फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। जो हमारे फैक्टर बाइंडिंग सेंटर होते थे वो हमारे क्या करते थे, वो हमारे जीटीपी हाइड्रोलिसिस के अंदर काम आते थे, ठीक है। और जीटीपी हाइड्रोलिसिस हमारी किस किस की होती थी, वो हमारे इलोंगेशन फैक्टर 2 इनिशिएशन फैक्टर 2 की भी होती थी। और जो हमारा यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर जी होता है उसकी भी होती थी। तो यानी कि ये क्या करेगा, उनकी हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे कंपाउंड आता है केरोमाइसिन। ये क्या करता है, ये हमारा इलोंगेशन फैक्टर टीयू को इफेक्ट करेगा और उसकी यहाँ पे रिलीज को इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा रिसिन और अल्फा सार्सिन, ठीक है। ये हमारे अलग अलग कंपाउंड है। ये हमारे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर ये हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे। और ये क्या करते हैं, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर ऑफ लार्ज राइबोसोमल सबयूनिट के साथ जाके बाइंड करेंगे, ठीक है। और ये वहां पे क्या करेंगे, प्रिवेंट एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसलोकेशन फैक्टर जीटीपीएस, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा डिप्थेरिया टॉक्सिन। ये हमारा क्या करता है, यूकैरियोटिक सेल को इनहिबिट करेगा, ठीक है। और वो क्या करता है, केमिकली मॉडिफाइड इलोंगेशन फैक्टर टीयू को इनहिबिट करता है पर्टिकुलरली, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर टीयू होगा उसके फंक्शन को इनहिबिट करेगा। देन उसके बाद हमारा लास्ट यहाँ पे आता है साइक्लोहेक्सिमिड। ये हमारा जो यूकैरियोटिक सेल होंगे उनके अंदर ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट करेगा। और वहां पे ये क्या करते हैं, पेप्टाइड ट्रांसफरेज सेंटर जो होते हैं हमारे 60s के अंदर उसको इनहिबिट करेंगे, ठीक है। यानी कि क्या करेंगे, जो हमारी पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है उसको इनहिबिट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या, कहाँ पे बाइंड हो रहे हैं, हमारे जो पेप्टाइड ट्रांसफरेज सेंटर है वहीं पे बाइंड हो रही है। तो यानी कि उसी को ये क्या करेंगे, उसकी एक्टिविटी को यहाँ पे इनहिबिट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक और हमारा यहाँ पे इनहिबिटर आता है प्यूरोमाइसिन, ठीक है। और ये हमारा क्या कराता है, ये हमारा प्रीमैच्योर टर्मिनेशन करवाता है, ठीक है। अब ये कैसे करवाता है, जो हमारा यहाँ पे प्यूरोमाइसिन होता है ना वो हमारा एक टीआरएनए की तरह मिमिक करेगा, ठीक है। पहले भी हमने आपको बताया था कि हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे टीआरएनए की तरह एक्ट करते हैं। तो उसी में से हमारा एक और होता है यहाँ पे प्यूरोमाइसिन। ये क्या करता है, ये हमारा टीआरएनए की तरह एक्ट करेगा
और जो हमारी ए साइट होगी ना, ठीक है, हमने जैसे राइबोसोम के अंदर देखा था ना ए साइट, पी साइट और ई साइट, तो जो हमारा यहाँ पे प्यूरोमाइसिन होता है वो ए साइट के ऊपर जाके बाइंड हो जाता है, और बाइंड करने के बाद क्या करेगा, जब हमारी यहाँ पे ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होगी या फिर जो हमारे यहाँ पे पेप्टाइड ट्रांसफेरेज रिएक्शन होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो हमारी पेप्टाइड चेन होगी, यानी कि जो हमारा पी साइड के ऊपर टीआरएनए है उसके पास जहाँ पे जो हमारी चेन होती है पेप्टाइड की, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी ट्रांसफर हो जाती है ए साइड के ऊपर जो हमारा टीआरएनए होगा। अब जो हमारे यहाँ पे ए साइड के ऊपर टीआरएनए होना चाहिए था, हमारा यहाँ पे टीआरएनए तो है ही नहीं, उसकी जगह पे क्या मिल रहा है, वहां पे हमारा है प्यूरोमाइसिन, ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी वो किसके पास चली जाती है, प्यूरोमाइसिन के पास। जो हमारा प्यूरोमाइसिन होता है ना वो हमारा टीआरएनए की तरह मिमिक तो करेगा, लेकिन इसकी जो साइज होता है ना वो हमारा टीआरएनए के कंपेयर में बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा इसका जो साइज होगा प्यूरोमाइसिन का वो टीआरएनए की कंपेयर में बहुत ज्यादा कम होता है, तो ये जो हमारी ए साइट है ना इसके साथ ये प्रॉपरली बाइंडिंग शो नहीं कर पाता, ठीक है। और जैसे इसके पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वो इसके पास ट्रांसफर होगी, तो जो हमारा यहाँ से प्यूरोमाइसिन होगा वो पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को लेके यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है, रिमूव हो जाएगा। और जैसे वो यहाँ से रिमूव होगा, यानी कि जो हमारी ट्रांसलोकेशन प्रोसेस आगे कंटिन्यू चलनी चाहिए थी उसकी वहां पे क्या हो जाती है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो जाती है, ठीक है। देखते हैं हम इसको ये किस तरीके से करता है। प्यूरोमाइसिन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक यूज्ड इन ट्रांसलेशन स्टडीज। इट बाइंड्स टू द ए साइट ऑफ द लार्ज सेवरेट रीजन। हमने ऐसे बताया ना कि जो हमारा यहाँ पे प्यूरोमाइसिन होगा वो ए साइट के ऊपर जाके बाइंड करेगा। ऑन बाइंडिंग विद द ए साइट, प्यूरोमाइसिन कैन सब्स्टिट्यूट फॉर एन अमीनो एसिड टीआरएनए इन द पेप्टाइड ट्रांसफेरेज रिएक्शन। और ये हमारा क्या करता है, पेप्टाइड ट्रांसफेरेज रिएक्शन के थ्रू जो हमारे पी साइट के ऊपर टीआरएनए था उसके जो पेप्टाइड चेन थी वो इसके पास ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक टीआरएनए की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। Puromycin is very small as compared to tRNA, therefore its binding to the A site is not sufficient to retain polypeptide chain on the ribosome। अब क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा कम होता है जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वो प्यूरोमाइसिन के साथ यहाँ से रिलीज हो जाती है। ड्यू टू दिस रीजन पेप्टाइडल चेन that are transferred to the puromycin dissociate from the ribosome as a incomplete puromycin bound polypeptide। और ये हमारे जो प्यूरोमाइसिन होगा उसके साथ जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वो यहाँ से रिलीज हो जाती है, और उसी वजह से जो हमारी यहाँ पे प्रोसेस होगी उसको हम क्या कहते हैं, प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। इट इनहिबिट्स द ट्रांसलेशन प्रोसेस इन बोथ यूकारियोट एज वेल एज प्रोकारियोटिक सेल। और जो हमारे यहाँ प्यूरोमाइसिन होता है वो हमारा प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक दोनों सेल के अंदर ही इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जीन एक्सप्रेशन के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।